तो यूपीएससी एस्पिरेंट और कैसे हैं आप सब। हम लोग जीएस पेपर 3 के लास्ट सेगमेंट में राजकोषीय नीति मतलब जो बजट के अंतर्गत ही आता है टॉपिक, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसी के बारे में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम उसके उद्देश्यों को पूरा करने के तरीके, क्या राजकोषीय में भारत की जो राजकोषीय है उसमें क्या दोष हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे कि क्या क्या सुधार हो सकते हैं, उसमें हम कुछ सुझाव देंगे। और ये अंत में समझेंगे कि जो भारत की राजकोषीय नीति है वो किस हिसाब से भारत के लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, इस पे बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ध्यान रखिए, बजट पे लगभग हर डायमेंशंस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अगला टॉपिक हो सकता है वो राजकोषीय नीति पे क्वेश्चन सीधा पूछ ले यूपीएससी। कोई भी भरोसा नहीं है, इसीलिए सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, एक काम करिएगा, प्रीलिम्स के लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम आया है जिसका नाम है कर्मयोगी बनिए। आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 35 सीट हैं, जिसमें से ऑलरेडी कुछ तो फुल हो ही जाएंगी, मुझे इतनी उम्मीद है आज ही या कल में। तो 30 नवंबर तक ही डेट है, तो जो पहले 35 आ जाएंगे बस उन्हीं का एडमिशन लूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बर्डन मुझे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उतना ही बर्डन झेल सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ उतने ही लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ। विश्वास करिए, बहुत बेहतर मैंने प्लान किया है। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, बिल्कुल टारगेटेड हम लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे प्रीलिम्स की, और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से जड़ से ख़त्म करेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको सोल्यूशन के साथ साथ अपने प्रीलिम्स की इतनी बेहतर तैयारी होगी कि कहीं भी दिक्कत ना आए और आराम से प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। टारगेट मेरा यही है कि जो भी लोग 35 लोग जुड़ेंगे उसमें से 25 लोग का मिनिमम सिलेक्शन हो, किसी हाल में हो, भले ही कुछ भी करना पड़े। ये 5-6 महीने बहुत क्रूशियल हैं, अगर एक सही डायरेक्शन में मेहनत किया जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए, उसका एक वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पूरी डिटेल आपको दी गई है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो राजकोषीय नीति है उसका उद्देश्य पूरा करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जो हम निभाते हैं या सरकार निभाती है। देखिए, ध्यान रखना, राजकोषीय नीति क्यों लाई जाती है, वो इसलिए लाई जाती है जिससे भारत में आर्थिक विकास हो सके, समानता आ सके और रोजगार की स्थिति बनी रहे। ठीक है, तो जो राजकोषीय नीति इस वजह से लाई जा रही है, लेकिन उसको पूरा कैसे किया जाएगा, क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है पूंजी का निर्माण। देखिए, आर्थिक स्थिति बेहतर लाने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आपके पास पूंजी नहीं होगी तब तक हम क्या कर पाएंगे, आर्थिक विकास बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उद्देश्य को पूरा करने में हमें पूंजी का निर्माण करना होगा, और उसके साथ साथ जो निवेश होगा वो लाना जरूरी है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र से आए या निजी क्षेत्र से आए। अब सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार ही लेकर आएगी, दूसरा निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, बाहर के ही लोग आएंगे, हो सकता है अंदर के ही लोग आएँ। ठीक है, जो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं वो लेकर आएंगे, या विश्व के जितने उद्योगपति हैं वो भारत में आके क्या करेंगे, निवेश करेंगे, और यहाँ का जो संसाधन है उसका प्रयोग करके यहाँ का क्या करेंगे, पूंजी निर्माण करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी आर्थिक विकास है, जो हम असमानता के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बदलाव देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, तरीका हो सकता है। दूसरा बात करते हैं संसाधनों को जुटाना। ठीक है, संसाधनों का जुटाने का मतलब क्या होता है कि देखिए, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, आप जानते हैं हर चीज़ की कमी है इस दुनिया में, लेकिन जिस टॉपिक पे जो चीज़ की ज़रूरत है उसको जुटाने का ही तरीका ही कहलाता है संसाधन को जुटाना। याद करिए, यूनिट 1 में हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, अगर नहीं किया है जाके एक बार देख लीजिएगा, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। आगे बात करते हैं बचत में प्रोत्साहन देना। देखो, बचत में प्रोत्साहन चाहे वो घरेलू या कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों में दिया जाए तो क्या होगा, जो बचत होती है आगे चल के वही इन्वेस्टमेंट बनती है, ध्यान रखना है। इसीलिए बचत पे फोकस करना ज़रूरी है। ध्यान रखिए, जब कोई भी अर्थव्यवस्था शुरुआती चरम पे होती है तो वहाँ पे आपको बचत नहीं, निवेश करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब वह एक अच्छी स्थिति में पहुँच जाती है तो वहाँ निवेश के साथ साथ बचत भी ज़रूरी होती है। अगर बचत नहीं होगा तो आपका निवेश डूबेगा, तो आप क्या करेंगे। इसीलिए जो एक अर्थव्यवस्था होती है उसमें बचत का प्रोत्साहन भी ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, शुरुआती स्टेज है, अगर कोई देश अभी विकासशील है और लगातार विकासशील की चरम स्थिति पे नहीं है तो क्या होगा, उसको इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, सेविंग करना कम। लेकिन भारत एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पे उसको
निवेश के साथ साथ बचत की भी ज़रूरत है। यही बात समझाना चाहता हूँ, चाहे वो घरेलू या कॉर्पोरेट दोनों क्षेत्र में हो, क्योंकि वही पैसा आगे चल के निवेश में आता है। तो कर छूट या कर रियायत के माध्यम से क्या हो सकता है, आपके निवेश, आपकी जेब में पैसे बच सकते हैं और उससे क्या होगा, आपकी बचत होगा। ठीक, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करेंगे, जनरल रिजर्व बना के रखेंगे, कई सारे रिजर्व बनाएंगे, छोटे छोटे काम के लिए वो रिजर्व। अब वही पैसा अंत में क्या होगा, उनके बिजनेस में लग जाएगा। वो क्या हुआ, देखिए इन्वेस्टमेंट बन गया कि नहीं बन गया। जैसे घर में आप क्या कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के आप सेव कर रहे हैं, अंत में क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। हाँ यार पैसा है, चलो बिजनेस करते हैं, हाँ यार पैसा है, चलो कहीं कुछ काम कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, जो छोटी छोटी बचतें हैं वो आगे चल के इन्वेस्टमेंट बनती हैं, जिससे क्या होता है, जो राजकोषीय नीति है उसका उद्देश्य पूरा हो सकता है और आर्थिक विकास सुनिश्चित हो पाता है। यहाँ तो कोई समस्या बिल्कुल नहीं। चलिए अगली बात करते हैं, निर्यात संवर्धन। इसका मतलब होता है मुझे विदेशी पूंजी चाहिए, जितना ज़्यादा मैं अपने माल को विदेश में बेचूंगा वहाँ का पैसा यहाँ आएगा, डॉलर के रूप में आएगा। तो डॉलर क्या है, पूरे विश्व में आप जानते हैं एक ऐसी करेंसी है जिसका 90% का लेन देन पूरे विश्व में डॉलर से होता है, इसीलिए डॉलर का होना ज़रूरी है, खासकर निर्यात संवर्धन के लिए। तो सब्सिडी देके हम क्या कर सकते हैं, निर्यात का प्रबोधन दे सकते हैं कि भैया देखो जो इस सेक्टर में सब्सिडी मतलब वो निर्यात करेगा उसको हम सब्सिडी देंगे, पूरा व्यापार को स्थापित करने में पूरी मदद की जाएगी, जिससे क्या होगा, वह बंदा जो काम करना चाहता है उसको लाभ होगा और भारत को भी लाभ होगा। ठीक, अगली बात करते हैं, असमानता, गरीबी और बेरोजगारी कम करके हम क्या कर सकते हैं, राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत कुछ नहीं लिखना होता है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प, इतना छोटा। मैंने बोला है ना, एक मैं टॉपर की वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें उनकी कॉपी को लेकर समझेंगे हम लोग किस टाइप से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है अपना, उसमें हम मेंस को लेके ना मैं 1 दिसंबर से ही 4 क्वेश्चन दूंगा 2 दिन के लिए। जैसे 1 तारीख को आपको मिल गया तो 1 और 2 तारीख को आप 4 क्वेश्चन लिखेंगे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना जीएस पेपर 1, 2, 3 में, उन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको आप आंसर राइटिंग करिएगा, और बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल कर सकते हैं, कौन से पुट हो सकते हैं, इस पर काम कीजिए। यही तो पढ़ने का तरीका है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ मेंटोरशिप में क्या होगा, आप बहुत कम, विश्वास करिए मुझे लगता है कि जो फीस रखी गई है वो सिर्फ 350 रुपये है, और उसमें आपको 500 शीट आपके घर पे भी भेजी जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि तो मुझे लगता है कि इतना खर्चा तो आ ही जाता है यार, है ना। और उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़बरदस्त लेवल पे मिलेगा, एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी आप चीज़ों को सोचिए ना, जो लगातार मैं ये करवा रहा हूँ, इससे आपको अगर रोज डेली 4 क्वेश्चन मिलेंगे, हर 2 दिन में आपको लिखना है, आराम से लिखना है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास बर्डन बहुत ज़्यादा है, और 2 दिन में 4 क्वेश्चन तो आप लिख ही सकते हैं। लिखिए क्या क्या उसमें कर सकते हैं पुट आउट, सब पे डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, क्योंकि अब मैं भी यार जिस तरह एग्ज़ाम आ रहा है थोड़ा सा ललक बढ़ रही है काम करने की, पढ़ाई करने की, हर चीज़ की, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कि भारत में जो राजकोषीय नीति है उसका प्रमुख दोष क्या है, कहाँ कहाँ हम राजकोषीय नीति जो हमारी है वहाँ विफल हो जाती है और अभी भी समस्याएं विद्यमान हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये बात है अस्थिरता की। देखिए अस्थिरता का मतलब क्या होता है, जो घाटे के वित्त पोषण की जो बढ़ती समस्या है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा जो बजट आता है वो हमेशा घाटे का बजट होता है। रीज़न क्या है, विकासशील है। ठीक, तो क्या है, घाटे का वित्त पोषण भी होगा, इसकी मात्रा लगातार बढ़ी। अगर आप देखेंगे पिछले साल से 2% था, इस बार 4% के आसपास हमारा जो बजट घाटा है वो है। 4-4.5% के आसपास का बजट घाटा ये लगातार बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, जो मूल्य स्तर है उसमें मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो वह समस्या पैदा करेगी। इससे क्या होगा, जो हमारा भुगतान संतुलन है वो सही नहीं रह पाएगा और देश की जो बाहरी स्थिति है वो प्रभावित होगी। ठीक, तो याद रखना है कि अस्थिरता कहीं ना कहीं जो राजकोषीय नीति अगर वो नहीं संभाल पाती है तो क्या होगा, देश के बाहरी स्थितियां, अंदर स्थितियां, दोनों तरफ से गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए सरकार की राजकोषीय नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखना, जो सरकार है वो राजकोषीय नीति लाती है, जो हमारा आरबीआई है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, वह क्या लेकर आता है, मौद्रिक नीति लाता है। मतलब पैसे आपके जेब में कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, कितने आसानी से आपको पैसा मार्केट से मिल सकता है, नहीं मिल सकता है,
उस सब पे पूरी बात कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन देश के आर्थिक विकास की बात कौन करेगा? देश में मुद्रा की बात कौन करेगा? ये सब जो बातें करेंगे वो कौन करेगा? राजकोषीय नीति करेगी। इस बात को ध्यान रखना है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यूपीएससी दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। किस पे पूछ सकता है? राजकोषीय नीति पे भी और मौद्रिक नीति भी। राजकोषीय नीति कौन लाता है? सरकार। और मौद्रिक नीति कौन लेकर आता है? आरबीआई। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। दोषपूर्ण कर संरचना। देखो, कर संरचना अगर हमारी बेहतर नहीं है तो क्या होगा? सीधी सी बात है, हमारी जो राजकोषीय नीति है वो कभी बेहतर हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो कर का संग्रह है ना, वही तो है सरकार की इनकम। और जब जब सरकार की इनकम सही से नहीं रहेगी, उसमें अस्थिरता रहेगी या कर की संरचना अच्छी नहीं रहेगी, तो सरकार को इधर उधर से उल्टे पुल्टे काम करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो क्या होगा? उससे असमानता बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेंगी, और क्या होगा? देश में हमेशा दोष बना रहेगा। क्या है? कर संरचना प्रत्यक्ष करों की उत्पादकता बढ़ाने में विफल रही है, क्योंकि हम जानते हैं हम ज़्यादातर अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर उतना बेहतर नहीं है। आप जैसा कि जानते हैं बहुत कम ही लोग हैं जो इनकम टैक्स पे ही हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो प्रत्यक्ष कर है, मतलब जो इनकम टैक्स है, वो कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए। अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी हो गया, ये सब चीज़ों पे तो हम काम कर पा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कर कहीं ना कहीं उसकी उत्पादकता बढ़ाने में हमारी जो राजकोषीय नीति रही है वो विफल रही है, जिससे देश में अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भरता है। ये कहीं ना कहीं हमारा दोषपूर्ण संरचना दिखाती है। ठीक है, हमें देखिए ध्यान रखना, कुछ तो पॉइंट्स निकालने हैं राजकोषीय दोष में, राजकोषीय जो नीति है उसके दोष में, तो यही पॉइंट है जो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, जो सार्वजनिक क्षेत्र है भारत सरकार के, उसमें नकारात्मकता चल रही है, मतलब वो घाटे में चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ घाटे शब्द का यूज मत करना, थोड़ा सा चालाकी से यूज करेंगे। नकारात्मकता ये बहुत ही ऐसा शब्द है ना जहाँ थोड़ा द्वंद्व की स्थिति होती है समझने में, और आपको परफेक्शन भी मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखना है, तो हमें कुछ ऐसा ही रखना है। ठीक, सीधा बताओगे घाटे चल रहे हैं भाई, आपको क्या पता कि भारत की जो 250 कंपनियां हैं भारत सरकार की, क्या उस सब में घाटा चल रहा है? आपने लिख लिया अधिकतम कंपनियां घाटे में चल रही हैं, क्या पता अधिकतम कंपनियां उसमें प्रॉफिट में चल रही हों। ऐसे शब्द से उसका प्रयोग करने से बचना है। क्या यूज करेंगे? नकारात्मकता। सार्वजनिक उपक्रम, मतलब जो पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं, उनकी बात करते हैं कि नकारात्मक प्रतिफल, मतलब उसमें जो लाभ है वो कम हो रहा है, सरकार की भारी मात्रा में बजटीय प्रावधान करने पड़ते हैं। सीधी सी बात है, देखिए अभी हमारा एयर इंडिया जो था वो कंपनी बिक गई, टाटा ने खरीदा उसको, तो उससे क्या हुआ? भारत सरकार उसके पहले क्या कर रही थी? लगातार उसके जो खर्चे हैं, जो उसके घाटे हैं, उसको पूरा करने के लिए बजटीय प्रावधान करना पड़ता था। अब बहुत सारा पैसा वहाँ लग रहा है, तो क्या होता था? जो भारत सरकार का जो मेन काम है वो नहीं कर पा रही थी, है ना। ये पीएसयूज क्यों बनाए गए थे भाई? ये इसलिए बनाए गए थे, इनसे प्रॉफिट होगा सरकार का, और सरकार क्या कर पाएगी? एक अलग लाभ कमाएगी, जिससे जो देश है उसके आधारभूत संरचना में काम कर पाएंगे। लेकिन अगर वही जो हमने वित्तीय संस्थान बनाए वही घाटे में चल रहे हैं, तो हमारी स्थिति क्या होगी? आप खुद सोचिए। तो वही सरकार ने किया, जो कि जो बजटीय प्रावधान है उसमें क्या करते थे? इस घाटे को पूरा करने के लिए शामिल करते थे, जिससे जो देश के दुर्लभ संसाधन है, मतलब वैसे भी पैसे की इतनी तंगी है, उससे एक बहुत बड़ा भाग उसमें लग जाता था। और ये कहीं ना कहीं हमारी राजकोषीय नीति क्या ही तो दोष है ना। सोचिए एक बार, बिल्कुल दोष है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। बढ़ती असमानता, राजकोषीय नीति इसे रोकने में विफल रही है। असमानता रिपोर्ट की जिक्र करना है, ध्यान रखना है। हर साल असमानता रिपोर्ट आती है, किसकी? नीति आयोग की। उसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर से इसको जोड़ के रखना है, कोशिश करिएगा, हो सके तो आज ही पढ़ लीजिए 2022 में क्या रही, 2023 में आने वाले समय में क्या होगा। ठीक है, तो बस यहाँ ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पे क्या करेंगे? बताएंगे कि नीति आयोग के द्वारा या इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा असमान जो जनसंख्या है भारत की वो हिसाब से बढ़ रही है, तो ये क्या है? राजकोषीय नीति का ही तो दोष प्रभाव है। बिल्कुल, चलें आगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है भैया, दोष देख लिए, सब कुछ देख लिए, ये भी देख लिया उद्देश्य को पूरा करने के तरीके कैसे हैं। अब ये देखते हैं कि यार जो भी दोष हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उनके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, जो भी सुझाव हैं राजकोषीय नीति के जो सुझाव हैं, अगर उन पे बात करें तो सबसे पहला है
प्रगतिशील कर होना चाहिए, मतलब एक ऐसा ढांचा होना चाहिए जिसमें अमीरों पर अधिक बोझ आए, गरीबों पर कम बोझ हो। सिंचाई कर, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, राजस्व या भूभाग जो भू राजस्व कर होता है, इन सभी में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इससे जनता त्रस्त है। तो इस पे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे प्रगतिशील कल बना रहे और अमीरों पे ज़्यादा बोझ आए, गरीबों पे कम आए। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी हिसाब से कोई गरीब है वो भी वही सामान खरीद रहा है, कोई अमीर है वो भी वही सामान खरीद रहा है ना, लेकिन अमीर के ऊपर टैक्स नहीं उतना ही पड़ रहा है, गरीब के ऊपर भी उतना पड़ रहा है अप्रत्यक्ष करों के मामले में। लेकिन प्रत्यक्ष करों के मामले में उसको तो सहूलियत देनी पड़ती है। सरकार की यही नीति होनी चाहिए कि जो गरीब है बेचारा, उसको तो इतनी सहूलियत दिया जाए कि वो प्रत्यक्ष कर ना चुकाए। देखो अप्रत्यक्ष कर मुझे लगता है उसको बांटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी कैसे भाई एक प्रोडक्ट पे लग रही है, वो सबके लिए समान है ना। लेकिन ध्यान रखना है जो बिक्री कर है, जैसे जीएसटी बिक्री कर है, अब जो बिक्री कर है इसमें ध्यान रखना होगा कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर गरीब तबका या निम्न तबका यूज कर रहा है उस पर टैक्स ना लगाया जाए, या लगाया जाए तो बहुत कम लगाया जाए, जैसे उसकी कॉस्ट में उतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। यही होना चाहिए प्रगतिशील कर। तो ये क्या है, सुझाव है हमारा। अगली बात करते हैं कृषि कराधान। जैसे आप जानते हैं ज़्यादातर कृषक क्या होते हैं, वो निम्न कैटेगरी में या मध्यम निम्न कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अमीर कृषक हैं, वो उच्च लेवल पे आ रहे हैं। अब जो वो उच्च लेवल पे आ रहे हैं तो उनसे जो राजस्व प्राप्त करने की हमें कराधान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाई उनसे टैक्स लो, सीधी सी बात है। क्यों उनको कृषि में एक अलग व्यवस्था में कृषि में रखा गया, तो उनको एक अलग व्यवस्था के सांचे, उसी सांचे में सबको ढाला जाए, जरूरी नहीं है। जो सच में उस लेवल पे हैं तो उनसे कराधान जरूरी है, क्योंकि सरकार इसी से चलती है, देश इसी से चलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रत्यक्ष करों पर निर्भरता को अप्रत्यक्ष करों के साथ बढ़ाना जरूरी है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे अप्रत्यक्ष कर तो ठीक ठाक मिल जा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष करों पे हमारी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो उसको पकड़ को मजबूत करना है, जिससे राजकोषीय घाटा हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त था कि नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं, गैर विकासात्मक व्यय में कमी लाना जरूरी है। देखो गैर विकासात्मक कार्य कौन से होते हैं, ऐसे कार्य जो नॉन डेवलपमेंट के लिए हों, जैसे सरकार के एडवर्टाइजमेंट, ये डेवलपमेंट का काम नहीं है ना। ये तो बस सीधी सी बात है, योजनाओं के बारे में आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा व्यय ना हो जाए कि हमारी योजना का पैसा ही इतना लग जाए कि ज़्यादा सिर्फ किस पे जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे जा रहा है, धरातल पे वो चीज़ नहीं पहुंच रही है। तो ये पागलपन नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसा कोई खर्चा हो जो गैर क्या हो, विकासात्मक कार्य का हो। एडवर्टाइजमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो सरकार बिना मतलब का करती है, उस पर रोक लगाना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये क्या होगा, राजकोषीय नीति, सीधी सी बात है, इससे हमारा घाटा कम होगा। आगे बात करते हैं भ्रष्टाचार, काले धन पर रोक तथा उसकी जांच। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार से क्या होता है, राजकोषीय नीति हमारी बर्बाद होती है, खराब होती है। और काला धन क्या करता है, हमारे पैसे को जो हमने देश में लगाए हैं उस पैसे को क्या करता है, कहीं ना कहीं निचोड़ के लेके जाता है। इससे क्या होता है, समस्या बढ़ती है, और ये कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे आर्थिक विकास को रोकता है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे बात करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लाभप्रदता को बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि रोजगार के साथ साथ निवेश में वृद्धि होगी। अभी हमने बात किया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, मतलब जो भी पीएसयूज हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, नकारात्मकता, और लाभ उतना नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि भैया उनको क्या किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनको लाभ में आए, क्योंकि वो सरकार को ही बेनिफिट देंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे लॉस होगा तो सरकार का बहुत सारा पैसा वहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको लाभ में लाना आवश्यक है, जिससे रोजगार, सीधी सी बात है, अगर वो लाभ में रहेंगे तो रोजगार देंगे, और रोजगार के साथ साथ निवेश में और ज़्यादा निवेश लेके आएंगे, है कि नहीं, बिल्कुल आएंगे। जैसे निवेश, इसरो देख लो, इसरो में पैसा लगाया गया, काम अच्छा किया, आज बहुत सारे देश अपनी सैटेलाइट उससे छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसरो ने क्या किया, अब देखो वो कहीं ना कहीं पैसा बना रहा है, खुद ही बना रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उसका बर्डन कम हो जाएगा। तो ऐसे सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि राजकोषीय नीति में लोगों को कैसे प्रभावित करती है। क्या राजकोषीय नीति जो हमारी है लोगों को कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहला है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से लोगों की आय की वृद्धि होती है। अगर हमारा राजकोषीय नीति बेहतर है तो उससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो लोगों की आय में 100% वृद्धि होगी।
अगला, बुनियादी ढांचा में विकास होगा तो लोगों का विकास होगा। आपके आसपास में रोड अच्छी है, हॉस्पिटल अच्छे हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो शिक्षा अच्छी मिल पा रही है, तो क्या होगा, जो शिक्षा होगी तो मानव पूंजी बदलेगी, मानव पूंजी होगा तो बीमार होगा तो अच्छे हॉस्पिटल में जाएगा, अच्छी रोडें मिल रही है तो अच्छा व्यापार कर पाएगा, तो सीधी सी बात है लोगों का विकास होगा ही होगा, नो डाउट। आगे बात करते हैं, संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा, हर क्षेत्र में हम बेहतर विकास कर पाएंगे। जहाँ कमज़ोर है कड़ियाँ, वहाँ पे कड़ियों को जोड़ेंगे, और जहाँ कड़ियाँ मजबूत हैं वहाँ की कड़ियों को क्या करेंगे, और मजबूती लाने की कोशिश करेंगे। यही क्या है, राजकोषीय नीति है, ठीक। और इसी से हम देख रहे हैं कि उससे जो प्रभावित होने वाले कारक हैं। यहाँ तक कोई समस्या? आगे बात करेंगे, अगर राजकोषीय नीति बेहतर है तो क्या होगा, सब कुछ आर्थिक विकास होगा, तो रोजगार सृजन होता रहेगा, जिससे जो युवा हैं वो परेशान नहीं होंगे, वो भटकेंगे नहीं। अगर वो भटकते हैं तो देश में निगेटिविटी आती है, और क्या होता है, हमेशा क्या होता है, क्राइम बढ़ जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं, मुद्रा स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, मूल्य स्थिरता का लाना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टों में बहुत ज़्यादा हाई और फाई मतलब ना हो पाए, कभी बहुत कम हो गया, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ऐसा ना हो कि पता चल रहा है कि लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे राजकोषीय नीति में जो रखा गया है प्लान, वो लगभग 4% का रखा गया है, कि 4% से ज़्यादा महंगाई हर साल न बढ़ने पाए, तो इतना रखा गया। और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मैंने बताया ना, स्थिरता और नियंत्रण दोनों जरूरी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सार्वजनिक और निजी बचत, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि दोनों में बचत का होना जरूरी है। आगे, बेहतर कराधान से अमीर गमीर का भेदभाव कम होगा, यही सब आपको लिखना ही है यार, और क्या, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आगे, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी तो निवेश में वृद्धि होगी। अगर हमारी राजकोषीय नीति वृद्धि है तो सीधी सी बात है, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी, और निवेश में भी वृद्धि होगी, इस बात को ध्यान रखना है। कुल मिला के यही बातें थी। आज हम लोग पूरा राजकोषीय नीति अच्छे से कंप्लीट कर लिए। बहुत बेसिक डिफरेंस है, क्या करना है, बस इसी को एज इट इज़ नोट्स बना लीजिएगा, 2-3 बार क्वेश्चन दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस काम हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन मिलेंगे कैसे, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। इसलिए ला रहा हूँ, जैसे यार मैं होता क्या है ना, जो इस पे जो छोटी सी फीस है ना, वो इसीलिए रखी गई है, आपकी कनेक्टिविटी लगातार बनी रहे, आप उस पर काम करें, नहीं तो कोई नहीं करता, विश्वास करिए, कोई नहीं करता, ठीक है। तो बस यही कहूँगा, ज्वाइन कीजिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।